हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद मुकेश में। दोस्तों एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ लेकर के एक नया प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का आपके उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो में भी हम टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे रीजनिंग के, और करना आपने वैसे ही है जैसे आपने प्रीवियस 2 प्रैक्टिस सेट में किया होगा। वीडियो को पॉज करना है, पॉज करने के बाद आपने खुद से अपने एंड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो आपने फिर सॉल्यूशन देखना है। और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को। देखिए पहला हमें क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है कि राम श्याम की तुलना में अधिक धनी है परंतु सोहन जैसा धनी नहीं है, और रमेश की तुलना में अधिक गरीब है, तो श्याम क्या है। ठीक है, आई होप आपने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सही कर लिया होगा और सॉल्व कर लिया होगा। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यह है इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। कैसे, देखिए यहाँ बोला है कि जो राम है श्याम की तुलना में अधिक धनी है, तो हमने यहाँ पे मान लेना है कि ये राम जो है अधिक धनी है श्याम की तुलना में। तो यहाँ पे श्याम लिख लिया, ऐसे से हमने श्याम को दिखा दिया। परंतु सोहन जैसा धनी नहीं है, यानी कि जो सोहन है वो राम से ज़्यादा धनी है, तो सोहन यहाँ आ जाएगा SO, सोहन के लिए दिखा दिया। ठीक है, रमेश की तुलना में अधिक गरीब है। ठीक है, जो राम है श्याम की तुलना में अधिक धनी है, सोहन जैसा धनी नहीं है, लेकिन रमेश की तुलना में अधिक गरीब है, यानी कि रमेश भी राम से ज़्यादा क्या है, रमेश भी राम से ज़्यादा अमीर है। ठीक है, तो रमेश जो यहाँ पर आएगा राम से पीछे कहीं आएगा। ठीक है, राम से पीछे रहेगा क्योंकि अमीर है राम से। अब बताना है तो श्याम क्या है, तो श्याम तो देखो सबसे लास्ट में आया, सबसे गरीब है ना। देखो तो श्याम जो है रमेश की तुलना में अधिक गरीब है, तो रमेश की तुलना में गरीब तो है ही श्याम, क्योंकि सबसे गरीब है, इसलिए ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिखाया है कि एक घड़ी है, एक दिन में 15 मिनट आगे हो जाती है। इसे 12 बजे दोपहर में सही समय पर रखा गया, तो जब 4 बजे प्रातः, ठीक है, तो जब सुबह के 4 बजे, तो यह उस समय कितना समय दिखाएगी। तो देखिए 15 मिनट आगे हो जा रही है, पूरा एक दिन लगा रही है, यानी कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो 24 घंटे में जो घड़ी हो गई है आगे कितना मिनट, 15 मिनट आगे हो गई है घड़ी। ठीक है, अब हमने निकालना है कि भाई एक घंटे में कितना आगे हो जाएगी, तो एक घंटे का निकालने के लिए हम कह देंगे इसे 15 डिवाइड बाय 24, इतना हो जाएगी आगे एक घंटे के अंदर। फिर हमें बताना है, देखिए अब 12 बजे सेट किया और अगले सुबह 4 बजे, यानी कि देखो 12 से 12, तो रात के 12 बजे तक कितना हो गया, 12 घंटे तो यही हो गए, और 4 सुबह के 4 बजे तक 4 घंटे और हो गए, तो टोटल कितने घंटे हो गए, 16 घंटे में। ठीक है, एक घंटे में इतना है, तो हमें निकालना है 16 घंटे में कितना जो मिनट आगे हो जाएगी। तो हमने लिखा 15/24 मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से। ठीक है, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 3 से घटा 5 बार, और 5 और 2 की मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 10 मिनट, यानी कि 10 मिनट आगे हो जाएगी घड़ी। 4 अभी बज रहे हैं, तो 4:10 का समय दिखाएगी सुबह का, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न वैसे तो मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है, जो माध्यक वाला है, जो मराठी के सांख्यिकी वाला जो है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन जो होंगे वो सभी लोग कर सकते हैं जो अभी अभी सीख भी रहे हैं। देखिए ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, माध्यिका निकालनी है, तो आपने ये करना है, सबसे पहले जो यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं, सीरीज जो दे रखी है, उनको आपने बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में लगाना है। तो हम यहाँ बढ़ते हुए क्रम में लगा लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने लिख दिया 95। ठीक है, फिर उसके बाद हमने लिख देते हैं अगला नंबर कौन सा है, 102, 102 लिख देते हैं। अगेन अब लिखेंगे 125, 128, 125, 128 और 140। टोटल कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5, यहाँ कितने थे, 1 2 3 4 5, 5 नंबर थे, लिख दिए। ठीक है, अब क्या करना है आपने, अपने इस सीरीज़ में जो सबसे बीच में जो नंबर आ रहा है उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो 2 नंबर यहाँ से हटाए, 2 नंबर लास्ट से हटाए, तो बीच में आया हमारा कितना, 125। 125 आ गया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा माध्यिका निकालने के लिए। ठीक है, अब सपोज़ कर लेते हैं यहाँ पे एक नंबर और होता। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 142 एक नंबर और हो जाता। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और आसान एग्जांपल से समझा देता हूँ। अगर यहाँ पे 6 नंबर या फिर ऐसा कोई इवन नंबर सम संख्याएं दी हो सीरीज़ में, मान लेते हैं, देखिए नंबर दे रखा था हमें, एक था 1 4 6, हमने इसको पहले ही क्रम में लगा लिया है, और यहाँ लिख लेते हैं फिर 12 15। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, एक और लिख लेते हैं, 19 लिख लेते हैं। ठीक है, ये नंबर आया। अब हमें ढूंढना है इसका माध्यिका ढूंढनी है, माध्यक ढूंढना है, तो क्या करना है, देखिए अब क्योंकि इसमें 6 नंबर है तो बीच का कोई नंबर मिल नहीं पा रहा है, तो हमें करा लास्ट के 2 हटाए, लास्ट के 2 हटाए। अब जो बीच के 2 नंबर मिले उनको जोड़ देंगे आपस में, 6 और 12 कितना हो जाएगा, 18।
ठीक है। इसको डिवाइड दे देंगे 2 से, कितना आएगा 9। तो उस केस में 9 माध्यक होता, मतलब अगर सीरीज ऐसे हो जिसमें यहाँ पर इवन नंबर में नंबर दिए हो, मतलब कि जो बीच के 2 नंबर आएंगे उनको जोड़ना है और 2 से डिवाइड देना है, जो आंसर आएगा वही माध्यिका कहलाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक श्रृंखला दे रखी है, इसमें अगली 2 संख्या निकालनी है, 4, 12, 6, 18, 9 और फिर 2 नंबर मिसिंग है। ये नंबर हमें ढूंढ के बताने हैं कि कौन से नंबर होंगे। ठीक है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके एक बार आप अपना दिमाग लगाइए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है। ठीक है। अब आई होप मैं सोचता हूँ कि आपने क्वेश्चन कर लिया होगा अटेम्प्ट और सही जवाब पे आप पहुँच भी गए होगे। सही जवाब बता देता हूँ, वो है ऑप्शन नंबर सी, 27 और 13.5। ठीक है, चेक करते हैं कि आया कैसे। देखिए, 4 से पहले पहुँचे 12 पे, यानी कि नंबर इंक्रीज़ हुआ। 12 से 6 नंबर डिक्रीज़ हो गया। 6 से 18 नंबर इंक्रीज़ हुआ। 18 से 9 नंबर डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे नंबर इंक्रीज़ होगा, यहाँ पे नंबर डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। अब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो होता है सॉरी, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो होता है नंबर, वो होता है 2 तरीके से, या तो प्लस और माइनस से हो रहा हो, या फिर हो रहा हो इनटू और डिवाइड से। ठीक है। अब अगर आप नंबर को ध्यान से देखेंगे तो आपको इनटू वाला फैक्टर और डिवाइड वाला फैक्टर एकदम नज़र आ जाएगा। इनटू वाला तो आना चाहिए। 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आएगा 12, मतलब कि यहाँ मल्टीप्लाई 3 हुआ है। 1 मिनट। तो देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है 3। ठीक है, तो देखिए 4 मल्टीप्लाई 3 हुआ, 12 आया। 12 का डिवाइड दिया, ठीक है, किससे, 2 से डिवाइड दिया तो 6 आ गया ये वाला। तो ये 6 आ गया। अब 6 में फिर से 3 से मल्टीप्लाई करा तो 18 आ जाएगा। 18 को फिर से 2 से डिवाइड देंगे तो 9 आ जाएगा। 9 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन तो 27 आ जाएगा। और 27 को अगर 2 से डिवाइड देंगे तो 13.5 आ जाएगा। इनके ऑप्शन से यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न है, मोहन का जन्म कब हुआ था? 29 फरवरी 1960 को हुआ। और फरवरी 1976 को कितने जन्मदिन मना लेगा अपने? ठीक है। अब आपको पता होगा कि देखिए ईयर जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा लीप ईयर, एक होता है लीप ईयर। लीप ईयर का मतलब वो होता है ऐसा साल जिसमें जो फरवरी होती है वो 29 दिनों की होती है। इसमें 29 फरवरी आती है, जैसे कि यहाँ पे ये लीप ईयर है। ठीक है। और एक होता है नॉन लीप ईयर, जिसमें जो एक होता है नॉन लीप ईयर, ठीक है, जिसमें जो फरवरी होती है वो 28 दिनों की होती है। अब पहचानेंगे कैसे? आपने इसको लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना है। अगर इसमें 4 का डिवाइड जा रहा है तो ये एक लीप ईयर है, और नहीं जा रहा है तो ये नॉन लीप ईयर है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब भाई देखिए 29 फरवरी है, इसका मतलब तो लीप ईयर ही है ना। तो 1960 से लेकर पहले निकालते हैं कि 1976 तक कितने वर्ष हो रहे हैं, कितने साल हो रहे हैं। तो ये साल निकल के आएंगे 16। ठीक है। अच्छा, अब लीप ईयर की खास बात है कि हर 4 साल में रिपीट होता है। ठीक है, हर 4 साल में रिपीट होता है। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे देखो, अब इन 16 सालों में मतलब कि हर 4 साल में इसका बर्थडे एक बार आएगा, क्योंकि हर 4 साल में एक ही बार 29 फरवरी आएगी। अब इन 16 सालों में ये जो 4-4 का गैप बनाए, तो ये कितने गैप बनेंगे? 4 गैप बन जाएंगे। मतलब 4-4 साल के जो हमारे पेयर बनेंगे, तो हर से वो बड्डा अपने जो बर्थडे होगा सिर्फ 4 बार बना पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि गौरव से परिचय कराते हुए एक स्त्री ने कहा, इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, तो गौरव का स्त्री के साथ क्या संबंध है? यह है रक्त संबंध, यानी कि ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन। ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है, देखिए जिसकी बात हो रही है, ठीक है, गौरव से परिचय कराया तो गौरव को सेंटर में ले आते हैं। ठीक है, हाँ, तो गौरव को ले आते हैं सेंटर पे, हम ले आए गौरव को, तो जी से दिखाते हैं गौरव। गौरव को का परिचय करवाया कि कहा कि इसके जो ससुर हैं, गौरव के ससुर का मतलब गौरव की शादी हुई होगी, इनकी एक वाइफ होगी, गौरव की वाइफ होगी, इसके पिता, वाइफ के जो पिता होंगे, ये गौरव के ससुर हो गए। अब जो गौरव के ससुर हैं, उनके ससुर के भी पिता, ससुर के भी पिता होंगे, ससुर के भी, ये पिता मान लेते हैं, यहाँ पे ससुर के पिता आ गए। ठीक है, मेरे ससुर हैं, यानी कि उस लेडी के ससुर हैं, ये जो है उस लेडी के ससुर, यानी कि इनके लड़के की वाइफ है वो लेडी जिसकी जो ये बात कर रही है। ठीक है, तो गौरव का स्त्री के साथ क्या संबंध है? देखिए, गौरव की पत्नी की मम्मी है ये लेडी, यानी कि गौरव की क्या लगी? गौरव की लगी यहाँ पर ये सास। तो गौरव कौन है इनका? गौरव का संबंध बताना है, तो गौरव क्या है? दामाद है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, रक्त संबंध का मैंने पूरा वीडियो, पूरा सॉरी जो चैप्टर है वो मैंने बहुत आसान शब्दों में समझाया है अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता समझ में रक्त संबंध, तो आप देखिए, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे और
ऐसे छोटे छोटे जो क्वेश्चन होंगे उनको आसानी से कर पाएंगे। आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पे 2 फिगर दे रखी हैं, एक फिगर ये है, एक फिगर ये है, और ये 4 आंसर फिगर दे रखी हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि देखिए यहाँ इन दोनों में एक लॉजिक फॉलो हो रहा है और इन चारों में से ऐसा कौन सा फिगर है जो सेम लॉजिक को फॉलो कर रहा है। देखिए ध्यान से देखते हैं। देखो इस वाले फिगर में 4 पार्ट बांटे हैं और एक पार्ट को हमने क्या करा है, सर्कल किया है। सेम इसमें भी 4 पार्ट बांटे हुए हैं, एक पार्ट को हमने ये डार्क किया है, मतलब उस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर भी 4 पार्ट हैं, एक पार्ट डार्क है, यहाँ पर भी 4 पार्ट है, एक पार्ट डार्क है, सेम यहाँ है, सेम यहाँ है। तो आंसर कौन सा होगा? देखिए यहाँ पर जो चारों पार्ट बने हैं वो चारों के चारों इक्वल पार्ट है। यहाँ पर भी जो चारों पार्ट बांटे हैं वो चारों के चारों इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ इक्वल नहीं है, सारे पार्ट्स अलग अलग हैं। यहाँ पर भी इक्वल पार्ट्स नहीं है, यहाँ भी इक्वल पार्ट नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पर हमें चारों के चारों इक्वल पार्ट दिख रहे हैं और जिसमें से एक जो पार्ट है वो डार्क किया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM की बात हो रही है, उनके महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF का 36 गुना है, ठीक है। तो देखिए ये वाले क्वेश्चन के लिए आपको मैंने बताया है कि एक फॉर्मूला याद करना है कि 2 संख्या है, मान लेते हैं एक संख्या A है, एक संख्या B है, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई जो होगा वो बराबर आएगा उन संख्याओं के HCF और LCM के मल्टीप्लाई के, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है। अब देखिए वो कह रहा है कि जो उनका LCM है उनके महत्तम समापवर्तक का 36 गुना है। तो देखिए LCM HCF के बारे में बोला ना कि HCF का 36 गुना है, तो HCF को मान लेते हैं। तो मान लिया मैंने कि HCF हो गया इसका, HCF को मान लेते हैं X, ठीक है। अब जो LCM के बारे में बोला गया है, ये बोल रहा है जो LCM है वो HCF का 36 गुना है, यानी कि HCF X है तो उसका 36 गुना मतलब इतना हो गया। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना? 3600, यानी कि ये गुणनफल जो है संख्याओं का ये कितना? 3600। तो यहाँ पुट कर लेते हैं, 3600 दे रखा है, इक्वल HCF कितना है? HCF है हमारे पास X, LCM कितना है? LCM ये है X मल्टीप्लाई 36, X मल्टीप्लाई 36। अब 36 को भेजेंगे डिवाइड में, 36 से ये कट जाएगा, आएगा आंसर 100, और x आएगा x स्क्वायर। तो x स्क्वायर यानी किस नंबर का स्क्वायर 100 होता है? तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, यानी कि x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 10। किसकी वैल्यू आई? x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो पूछा है उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF x पूछा था, तो x कितना है? 10 आया है, तो ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, ठीक है, डायरेक्शन का, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपने खुद को एज्यूम करना है। सपोज कीजिए आप यहाँ पर हैं और आप देख रहे हैं डायरेक्शन में, तो ये आपका राइट ये है, आपका लेफ्ट ये है, यानी कि ये दायां है, ये दायां है और ये बायां है, ठीक है। अब जैसे अगर आप इस डायरेक्शन में देख रहे हैं तो ये आपका, अब देखिए ना, आप खुद को एज्यूम करें कि आप इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो ये आपका दायां है, राइट साइड है, और ये आपकी बाईं साइड है, लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो आपने खुद को एज्यूम कर लेना है। पहला तो ये यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपने ये माइंडसेट रखना है। दूसरी बात आपने देखना है, डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए कि सारी डायरेक्शन कौन सी होती है। देखिए डायरेक्शन मतलब आपको पता ही होगा, ये है हमारी नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर, दक्षिण। इस तरफ होती है हमारी कौन सी? ये होती है हमारी पूर्व, ठीक है, और ये होती है पश्चिम डायरेक्शन, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं नए पेज में। क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन है कि आकाश जो है, एक लड़का 16 मीटर दक्षिण की ओर चला। पहले तो उसको चला दो 16 मीटर दक्षिण की ओर, ठीक है। अच्छा, और जो इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो हम जो इसमें लाइन वाइन खींचते हैं उनको स्केल लाइन खींचने की कोशिश करना। स्केल लाइन का मेरा मतलब ये है कि अगर उसने बोला कि 16 मीटर गया, ठीक है, मान लेते हैं कि लाइन गया 16 मीटर ऐसे में, ठीक है। अब उसने बोला होता फिर कि भाई अब वो चला है 5 मीटर या 10 मीटर कितना भी, तो जो हम 10 मीटर की लाइन खींचेंगे ना, इसके रिस्पेक्ट में, इस लाइन के रिस्पेक्ट में खींचेंगे। अगर इसको हम 16 दिखा रहे हैं तो 10 हमारी इतनी करीबन होगी, ठीक है। मतलब हमें लगभग एक डायग्राम ऐसा बनाना है, स्केल डायग्राम ऐसे बोलते हैं, ठीक है, ताकि क्वेश्चन हमारा गलत ना हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस डायग्राम को, ठीक। तो देखिए दिया गया है, आकाश जो है 16 मीटर दक्षिण की ओर गया। पहले तो दक्षिण का मतलब क्या होता है? देखिए ये डायरेक्शन है ना, ये है दक्षिण डायरेक्शन, इस तरफ गया है। तो हमने कहा भी आकाश था, ये चले गया दक्षिण में ऐसे करके, ये आगे दक्षिण में, तो फेस कर दिया हमने दक्षिण की तरफ इसका इस समय, ठीक है। और ये कितना गया है? 16 मीटर गया है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या बोला है। और बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं का मतलब क्या हो गया? अपना लेफ्ट साइड में मुड़ रहा है,
ठीक है। तो ये तो राइट साइड हो जाएगी, अगर हम इस तरफ देख रहे हैं सपोज़ कीजिए, तो ये लेफ़्ट हो गई, ये राइट हो गई, ठीक है। सॉरी, ये राइट, ये राइट साइड हो गई हमारी और ये लेफ़्ट साइड हो गई हमारी, ठीक है। तो ये हम बाईं ओर मुड़ गया हूँ, तो बाईं ओर मुड़ा मतलब इस तरफ मुड़ा, कितना गया इस तरफ मुड़ के 5 मीटर गया है, ठीक है। कितना गया? 5 मीटर चलता है, तो 5 मीटर बना दिया हमने इतना, ठीक है। अगेन क्या हुआ अब, इसके बाद वो उत्तर की ओर मुड़ता है, 7 मीटर चलता है, उत्तर की ओर मुड़ा, उत्तर का मतलब इस डायरेक्शन की तरफ जाएगा, तो उत्तर की ओर मुड़ कर कितना चल रहा है? 7 मीटर चल रहा है, तो 7 मीटर का मतलब लगभग इतना इतना दिखा देते हैं 7, क्योंकि ये तो पूरा 16 है ना यहाँ से, थोड़ा सा और लंबा कर लेते हैं इसे, हाँ। तो ये क्या? 7 मीटर। फिर बोलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। अब दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं ओर मतलब इस तरफ राइट साइड में, ठीक है। और दाईं ओर हमने इसको मोड़ दिया इस तरफ, ठीक है। और चलाया कितना? चला दिया इसे 12 मीटर, तो ये है भाई 12 मीटर चलता है, ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 9 मीटर चलता है। अब ये बाईं ओर मुड़ा यानी कि लेफ्ट साइड में मुड़ा, ये तो राइट है, ये लेफ्ट होगा और 9 मीटर चलेगा, ठीक है। तो देखो ये 7 था, अब 9 चलेगा ऐसे, तो टोटल अगर हम इस डायरेक्शन की बात करें तो 16 होनी चाहिए, मतलब कि इसकी ही सीध में पहुँचेगा, ठीक है। इसीलिए कहा था कि स्केल डायग्राम बनाना है, तो 9 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम आसानी से समझ गए, तो ये, ठीक है, इक्वल लेंथ में आएंगे, तो वह इस समय शुरू से चलने के स्थान से कितनी दूर है? तो शुरू से तो इस जगह से चला था, अब यहाँ पहुँच गया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये हमें बतानी कितनी है। तो देखिए ये डिस्टेंस कहाँ से चलेगी पता है? यहाँ से चलेगी पता है, ये 5 है और ये 12 है, तो 12, 12 और 5 कितनी हो गई? 17, तो 17 मीटर है, ठीक है। कितनी है? 17 मीटर है। अगर पूछता है कि भाई अब वो किस अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है ना, तो देखिए इस स्टार्टिंग पॉइंट से इस तरफ है, यानी कि किस तरफ है? ये है पूर्व की तरफ। कौन सी डायरेक्शन है? पूर्व की तरफ है, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर बात करते हैं, क्योंकि अभी हम पहले वो क्वेश्चन कर लेते हैं जो सभी लोग कर सकते हैं आसानी से। हाँ, ये भी हम बाद में करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें ट्राइंगल्स को काउंट करना है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन में भाई कुछ ट्रिक्स वगैरह भी होती हैं, तो इतनी ट्रिक्स वगैरह तो कितनी ट्रिक्स याद रख लेंगे, अगर हम ऐड भी कर लें तो फटाफट से भी निकाल लेंगे इसका आंसर, ठीक है। तो निकालते हैं फटाफट से। देखिए एक ट्राइंगल ये बना, एक ये बना, 2, 3 और 4, ठीक है। फिर एक इसमें ये बनेगा 5, एक इसमें ये बनेगा 6, अगेन एक ये बनेगा 7 और एक ये बनेगा 8। तो 8 ट्राइंगल तो एक बॉक्स में बन रहे हैं, तो 8 यहाँ बने, 8 इसमें बनेंगे, 8 ही यहाँ और 8 ही यहाँ, ठीक है। तो टोटल बन जाएंगे हमारे पास कितने हो जाएंगे? 32 ट्राइंगल तो ये बन गए, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ध्यान से, 32 ट्राइंगल हो गए थे। अब ध्यान से देखिए, एक ट्राइंगल ये बना, ठीक है, एक ये बना, एक ये बना, 3 ये हो गए, ठीक है। फिर एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ, ठीक है। कितने हो गए यहाँ पे? 3 और 3 6 ये हो गए, तो 32 पहले थे, 6 और बने, टोटल हो गए हमारे पास 38 ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर एक तुक्का मारने की ट्रिक बता देता हूँ आपको। वैसे तो मारना तुक्का है नहीं, लेकिन कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनेगा जिसमें हम ट्राइंगल को काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में देखिए, जब भी जो भी यहाँ पे हम सबसे बड़ा वाला नंबर होगा वही आंसर होता है 99% केस में, ठीक है। हमेशा नहीं होगा, कोई कंसेप्ट भी हो, एक्सेप्शन हो जाते हैं किसी किसी जगह पर, लेकिन ठीक है, तुक्का ही है, अगर लगाना ही है तो सबसे बड़े नंबर में लगा देना, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे दिया है, ठीक है, ये कोड और डिकोड वाला क्वेश्चन है कि मतलब इस नंबर के लिए कोड दे रखा है ये, तो नंबर लिखा क्या है देखते हैं। ये लिखा है ITSK, इसके लिए लिखा है MVUN, तो VU और N, ठीक। अब देखिए, तो यहाँ पे एक नंबर दूसरा था हमारे पास, सॉरी एक जो लेटर लिखा था वर्ड था APOC, ये वाला, इसके लिए यहाँ पे कोड क्या बनेगा? तो देखिए KLMN, तो क्या हो गया? LM और फिर N यहाँ लिख दिया है, ठीक है। ऐसे यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा, JKL
और M यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो वैसे देखिए, तो A के बाद यहाँ पे होगा BCD और E यहाँ लिख दिया, ठीक है। और फिर यहाँ देखिए 2 छोड़ है ना यहाँ से, तो देखिए C के बाद DE, तो यहाँ पे कितना आ गया, F यहाँ पे आ गया। तो E और F लास्ट में रहेगा, E शुरू में और F लास्ट में। E और F यहाँ दिख रहा है और यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ E है लेकिन F नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। बाकी के आप 2 भी इसी टाइप से चेक कर सकते हैं, आपका परफेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न भी सभी लोगों ने नहीं करना है, जो इनके मैथ्स वैथ्स थोड़ी अच्छी है और जिन लोगों ने ऐसे प्रश्न कर लिए हैं अभी तक, वही करेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व, जैसे हम बाद में करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आया है कि प्लस माइनस वाला, तो ये भी भाई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है। कब, अगर आप मैथ्स वैथ्स बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं तो इसे भी नहीं करना है पहले अटैम्प्ट में, या फिर सभी लोगों ने तो भाई नहीं करना है, टाइम वेस्ट करोगे इसमें खाली अपना, ठीक है। अगला प्रश्न भी, ठीक है, ये भी अगला प्रश्न भी यहाँ ब्याज व्याज से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसे भी सब लोग नहीं करेंगे, सिर्फ वही करेंगे जो लोग ऐसे क्वेश्चन करते हुए आए हैं अभी तक, उन्हीं लोगों ने अटैम्प्ट करना है। बाकी तो अभी सीखने भी जाएंगे तो खाली टाइम वेस्ट करेंगे, इससे अच्छा तो अपना जो बाकी चीज़ें हैं जीएस वगैरह, उत्तराखंड वगैरह, उनको पढ़ लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगा के सभी लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए एक सीरीज़ बना रखी है इसने, ए बी, फिर 2 डैश छोड़ रखे, फिर ए डबल बी, फिर एक डैश छोड़ रखा है, फिर ए बी, फिर डैश छोड़ रखा है, फिर ए लिखा है, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, पहले आप सबसे पहले काउंट कीजिए, इसमें जो टर्म्स दे रखे हैं, पद दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, काउंट करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 दे रखे हैं। तो 12 के हमने क्या क्या करना है, यहाँ पे ग्रुप बांट देने हैं। तो 12 को मैक्सिमम जितने ग्रुप में बांट सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे कि 12 पद आते हैं, तो आप कोशिश कीजिए इनको 4 4 के ग्रुप में बांटना, ठीक है। तो 4 4 के ग्रुप में बांटेंगे तो 3 ग्रुप बनेंगे, 4 4 और 4 के, ठीक है। तो देखिए 4 के ग्रुप में बांटते हैं, तो 1 2 3, ठीक है, 2 3 4 यहाँ से, और यहाँ पे, और 4 के ग्रुप बट गया, ठीक है। अब देखिए आपने देखना है कि यहाँ पे तो ए और बी लिखा था, यहाँ पर भी ए बी लिखा है, यहाँ पर बी लिखा है, यहाँ पे एक बी एक्स्ट्रा है, मतलब कि अगर यहाँ पर हम एक बी एक्स्ट्रा लगा दें तो ए बी बी, यहाँ पर भी ए बी बी आ गया, तो यहाँ पर भी एक बी लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में ए है, यहाँ पे लास्ट में भी ए लगा लेते हैं, यहाँ पे लास्ट में भी ए लगा लेते हैं। अब क्या चारों के चार रिलेट कर रहे हैं, देखिए ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए, मतलब कि ये सही बैठ गया है पूरा जो हमारा पैटर्न था। तो हमारा जो लेटर क्या बना, जो फिलिंग वर्ड आएंगे यहाँ पे, एक तो बी आएगा, ए आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, तो बी ए बी, तो बी ए बी मिल रहा है ऑप्शन ए में, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। होप आप समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, ए तथा सी अभिनय, कला और खेलकूद में अच्छे हैं, तथा डी तथा ए खेलकूद और पढ़ाई में अच्छे हैं। सी और बी सामान्य ज्ञान और अभिनय कला में अच्छे हैं। डी बी तथा ई पढ़ाई और सामान्य ज्ञान में अच्छे हैं। ई और डी पढ़ाई और सामाजिक कार्य में अच्छे हैं। तब पढ़ाई, सामान्य ज्ञान, खेलकूद और सामाजिक कार्य में कौन अच्छा है, ठीक है। तो देखिए ऐसे जो प्रश्न होते हैं उनको करने का जो एक तरीका होता है, वो कुछ ऐसे कर सकते हैं आप। एक नया पेज ले लेते हैं इसके लिए। हाँ, सबसे पहले आप देखिए किस किस की बात हो रही है, अभिनय कला, सब्जेक्ट जो बता रखे हैं यहाँ पे, अभिनय कला और खेलकूद की बात हुई है, ठीक है। तो लिख लेते हैं अभिनय कला, तो उसको हम अभिनय लिख लेते हैं खाली, ठीक है। ये हो गया, खेलकूद के लिए खेल लिख दिया, फिर बोला है और पढ़ाई लिखा है, तो यहाँ पढ़ाई लिख देते हैं। फिर है सामान्य ज्ञान और अभिनय कला लिख दिया है, तो सामान्य ज्ञान के लिए हम सामान्य लिख लेते हैं खाली। फिर नेक्स्ट है पढ़ाई लिख दिया था, सामाजिक कार्य, तो सामाजिक कार्य, ठीक है। फिर है और आगे कुछ और है, ठीक है, इतना ही है। अब देखिए ए और सी अभिनय कला और खेलकूद, अभिनय कला में भी आएंगे, खेलकूद में भी आएंगे। ए और सी अभिनय कला में भी हैं और खेलकूद में भी हैं, ठीक है। फिर है डी और ए खेलकूद और पढ़ाई में अच्छे हैं, डी और ए खेलकूद और पढ़ाई में है, ठीक है। डी और ए खेलकूद और पढ़ाई में, तो ए तो पहले से है ना, डी और ए, तो डी भी यहाँ आएगा, तो ए पहले से है, और खेलकूद और पढ़ाई, तो डी और ए यहाँ भी आएगा, तो ए यहाँ भी है, डी यहाँ लिख दिया, ठीक है। अगेन देखिए अब बोल रहा है आगे,
सी और बी सामान्य ज्ञान, सी और बी पहले सामान्य ज्ञान में दिखा देते हैं। सी और बी सामान्य ज्ञान, तो सी और बी, तो सी तो यहाँ है और बी भी इसमें आएगा, तो सी और बी सामान्य ज्ञान में दिखा दिया। फिर बोला है और अभिनय कला में भी अच्छे हैं सी और बी, अभिनय कला में भी अच्छे हैं सी और बी। तो अभिनय में तो पहले से सी तो आ रखा है, बी नहीं है तो बी लिख देते हैं, ठीक है। और अभिनय कला में सी और बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या बोला है। डी बी ई पढ़ाई में है, डी बी ई को पहले पढ़ाई में डाल देते हैं, तो पढ़ाई में डी पहले से है, बी और ई लिख दिया, ठीक है। फिर बोला है सामान्य ज्ञान में भी अच्छे हैं ये लोग, डी बी ई, तो सामान्य ज्ञान ये है तो डी बी पहले से है यहाँ पे, ई लिख दिया, ठीक है। फिर बोला है डी बी हो गया था, अब है ई और डी पढ़ाई में, ई और डी पढ़ाई में है, तो ई और डी पढ़ाई में, ठीक है, पहले से आ गए हैं ई बी और डी बी आ चुका है। फिर आगे बोला है सामाजिक कार्य में अच्छे हैं ई और डी, सामाजिक कार्य में कहाँ है ये ई और डी, ठीक है, तो ई और डी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर बोला है अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि पढ़ाई, सामान्य ज्ञान, खेलकूद और सामाजिक कार्य, ठीक है, पढ़ाई, सामान्य ज्ञान, खेलकूद और सामाजिक कार्य में कौन अच्छा है, यानी कि जो पढ़ाई में भी आएगा, सामान्य ज्ञान में भी आएगा, खेलकूद में भी आएगा और सामाजिक कार्य में भी आएगा, ठीक है। मतलब कि जो पढ़ाई में भी है, सामान्य ज्ञान, खेलकूद और सामाजिक कार्य में, ठीक है। तो देखिए पढ़ाई, पढ़ाई में भी होना चाहिए, सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान में भी होना चाहिए, खेलकूद में भी होना चाहिए, पढ़ाई, सामान्य ज्ञान, खेलकूद, पढ़ाई, सामान्य ज्ञान, खेलकूद और सामाजिक कार्य में होना चाहिए, और सामाजिक कार्य में होना चाहिए, यानी कि इन चारों में होना चाहिए, ठीक है। कौन सा ऐसा है जो चारों में है, देखिए डी जो है चारों में आ रहा है, तो डी की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए सही, डी सॉरी। अगला प्रश्न, अच्छा ये प्रश्न शायद हम कर चुके हैं, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पे दे रखा है कि कुछ वृत्त चित्र हैं, कुछ वृत्त वर्ग हैं, तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। तो पहले ये बनाया हमने वृत्त का, ठीक है, तो ये वृत्त है, तो इसका वृत्त, तो कुछ वृत्त जो है चित्र भी हैं, तो यानी कि ये चित्र भी हैं, कुछ चित्र, ठीक है, और कुछ वृत्त वर्ग हैं, तो ठीक है वर्ग हैं, तो कुछ ये वृत्त थे, इसमें हमने वर्ग भी बना दिया ऐसे करके, ये वर्ग हैं। अब आते हैं कथन पर, ठीक है, तो कुछ चित्र वृत्त हैं, पहला कुछ चित्र वृत्त हैं, तो कुछ चित्र, तो ये चित्र है और ये वृत्त है, ठीक है, और ये वृत्त है, ठीक है, तो कुछ चित्र वृत्त, कुछ चित्र जो है वृत्त हैं, हाँ ये वाले चित्र जो हैं वृत्त में भी आ रहे हैं, तो ऑप्शन ए तो ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ वृत्त ना तो चित्र ना ही वर्ग हैं, कुछ वृत्त ऐसे हैं ना तो चित्र है ना ही वर्ग है, तो ऐसे यहाँ पे कोई बात आ नहीं रही सामने कि जो ना तो चित्र हो ना ही वर्ग हो, तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। सभी वृत्त या तो वर्ग हैं या चित्र हैं, सभी वृत्त, सारे के सारे वृत्त ना ही चित्र में आ रहे हैं ना ही वर्ग में आ रहे हैं, तो ऑप्शन ये भी सही नहीं है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं वाला तो वैसे ही गलत हो गया, क्यों, क्योंकि पहले वाला हमारा ऑप्शन सही हो चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न, ठीक है, ये भी मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये भी सारे जो स्टूडेंट हैं वो नहीं करेंगे, सिर्फ वही करेंगे जिन्होंने अभी तक ऐसे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। हाँ ये वाला क्वेश्चन जो है, इसको अगर चाहें तो सब लोग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक परीक्षा में अंग्रेजी, हिंदी और गणित में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या को नीचे दिए गए वेन आरेख में दर्शाया गया है, यानी कि 3 विषय हैं, अंग्रेजी, गणित और हिंदी, तीनों में जो फेल हुए हैं उनको नीचे दिखाया गया है। कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या है, जो कि ऐसे जो अभ्यर्थी जो कम से कम 2 में तो फेल हुए ही हैं, ठीक है, जैसे कि वो अंग्रेजी और हिंदी में हो सकते हैं, गणित में हो सकते हैं, तो ये बताना है। तो देखिए इसमें इसने कहा है कि कम से कम 2 में हो, तीनों में हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ ध्यान से देखिए, ये सब फेल, पहली बात तो ये सब फेल वाले हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, ये जो वाला है इसका मतलब है ऐसे जो बच्चे हैं जो अंग्रेजी में भी फेल हुए हैं और हिंदी में भी फेल हुए हैं, क्योंकि दोनों सर्कल में आ रहे हैं। ये वाला जो हिस्सा है दोनों सर्कल में आ रहा है, अंग्रेजी वाले में भी आ रहा है और हिंदी वाले में भी आ रहा है। यानी कि जो 10 बच्चे ऐसे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में फेल हुए हैं, 12 बच्चे ऐसे हैं जो अंग्रेजी और गणित दोनों में फेल हुए हैं, तो 12 यहाँ लिख देते हैं, प्लस फिर ये 12 बच्चे ऐसे हैं जो गणित और हिंदी दोनों में फेल हुए हैं, ठीक है, प्लस और ये 5 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों में फेल हुए हैं, ठीक है। तो उसने तो बोला था कम से कम 2 में फेल हुआ है, तो अब तीनों में फेल हुआ तो वो भी तो कम से कम 2 में ही आ गया। तो अब इनको हम काउंट कर लें तो 12 12 24 और 10 34 और 5 39 बच्चे ऐसे हैं निकले हैं,
ठीक है, जो कम से कम 2 विषय में तो फेल हैं ही। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए ठीक है यहाँ पे 39। अगला प्रश्न जो है, ठीक है, ये भी जो है मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसे हम थोड़ी देर में करेंगे अभी। अब यहाँ पर निम्न श्रृंखला में अगली 2 संख्याएं याद करनी है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं एक बार, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक हमने कर लिए वो सारे क्वेश्चन जो अ, ऐसे क्वेश्चन थे जो सभी लोग कर सकते हैं, और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं अभी, वो सीखना चाहें तो सीख के ट्राई कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। अब यहाँ से वाले क्वेश्चन करेंगे जो मैथ्स के क्वेश्चन, जो मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, और जो सारे लोगों को नहीं करने हैं, सिर्फ उन लोगों ने करने हैं जिन्होंने अभी तक पहले उस प्रकार के कुछ ना कुछ क्वेश्चन करे हैं, ठीक है, और थोड़ा बहुत वो बेसिक जानते हैं उन क्वेश्चन का, ठीक है। तो बढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो कौन सा होगा? 1 मिनट देखिए, स्टार्टिंग से देख लेते हैं। ये नहीं, ये सब ने कर लिया है। कौन सा वाला क्वेश्चन देखते हैं? हाँ, तो ये क्वेश्चन है, किसी धन का 2 वर्ष का मिश्रित ब्याज ₹410 तथा इसी धन का इतने ही वर्ष तथा उसी ब्याज दर पर साधारण ब्याज ₹400। कोई धन है, मान लेते हैं कि ये एक धन है, पैसा है, ठीक है। इसका 2 वर्ष का मिश्रित ब्याज का मतलब होता है CI, कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो ब्याज मिला है, 2 सालों में कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है इसमें कितना? ₹410, ठीक है। और इसी धन का इतने ही वर्ष तथा उसी ब्याज पर, सेम ब्याज है लेकिन साधारण ब्याज पर है, ठीक है। इतने ही वर्ष के लिए सेम पैसा है, अब हमने सिंपल इंटरेस्ट पर लगा दिया 2 सालों के लिए ही, तो अब की बार जो ब्याज मिल रहा है कुल ₹400 मिल रहा है, ठीक है। तो ब्याज की दर क्या होगी हमें ये बताना है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए, जब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाया तो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा ब्याज मिलेगा, तो ज़्यादा ब्याज कितना मिला? ₹10 ज़्यादा ब्याज मिला, ठीक है। और जब सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया तो कितना ब्याज मिला? तब हमें मिला कितना? तो हमें 400 मिले, ठीक है, ₹10 कम मिले ब्याज पे। देखिए, अब देखिए 400 मिले हमें 2 साल में, तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 200 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी 1 साल में कितना ब्याज मिला होगा? 200 ही मिला होगा, क्योंकि पहले साल का ब्याज तो सेम रहता है। दूसरे साल जो ब्याज आया होगा वो आया होगा 210। यहाँ पर भी दूसरे साल कितना आया? यहाँ पे भी दूसरे 200 आया होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो ब्याज होता है वो हर साल सेम रहता है, ठीक है। अभी ₹10 ज़्यादा मिले, कितने पे? ₹200 पे ₹10 ज़्यादा मिल गए, ठीक है। ₹200 ही पे तो मिले हैं ₹10 ज़्यादा, तो 10 का निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ₹10 मिले हमें, ₹200 पे ज़्यादा मिले, ठीक है। तो इसका निकालेंगे प्रतिशत, तो ये हो जाएगा 10 से ये कटा 20, 20 से 100 कटा 5 बार, यानी कि 5% का ब्याज था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों देखिए, जो अगला प्रश्न है वो है कि ए और बी का एक जो है दो एक कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी कार्य को 24 दिन में तथा सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। वे सभी 10 दिन कार्य करते हैं, तो बी तथा सी कार्य करना छोड़ दें अगर, तो ए कार्य को समाप्त करने में और कितने दिन लगाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे है, तो हम पहले लिख लेते हैं कि जो ए और बी हैं, 1 मिनट, हाँ, जो ए और बी हैं वो जो काम कर रहे हैं कितने दिनों में कर रहे हैं? ए और बी काम कर रहे हैं 30 दिनों में, ठीक है। तो हमने लिख दिया ए और बी ने करा काम 30 दिनों में। फिर लिखते हैं बी और सी का काम, फिर सी और ए का काम, ये कितने दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। बी और सी ने किया काम 24 दिन में, और सी और ए ने 20 दिन में किया, 24 दिन में किया, और ये 20 दिन में काम किया है, ठीक है। तो यहाँ से इन तीनों का अगर एलसीएम निकालें तो आएगा 120। तो हमने मान लिया कि जो भाई टोटल जो काम है वो है 120, तो 30 दिनों में इन्होंने 120 किया, तो एक दिन में करेंगे यहाँ पर 4 काम, ठीक है। सिंपल सा इसका डिवाइड दे रहा है 120 में, यहाँ पर आ जाएगा 4 काम, ठीक है। इसी तरीके से बी और सी ने 24 दिनों में काम किया 120, तो एक दिन में इन्होंने जो काम किया है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 24 पंजे 120, यानी कि 5 काम। यहाँ पे डिवाइड दिया, 24 का डिवाइड 120 में दे दिया। इसी तरीके से अलावा निकाल देंगे, जो सी और ए का जो काम है वो भी कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा यहाँ पे 6 काम हो जाएगा एक दिन करने का, ठीक है। अब यहाँ से इनका अगर हम कंबाइंड काम निकाल लें तो ये हो जाएगा, देखिए इन सबको आपस में ऐड कर दीजिए, तो ये आएगा 2a
प्लस बी प्लस सी, क्योंकि देखिए ए 2 बार आया, बी भी 2 बार आया, सी भी 2 बार आया, ठीक है। तो ये आया इनका एक दिन का काम, कितना है, 5 4 9, 9 और 6 15, तो कितना आ गया 15, ठीक है। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम जो आया है वो आ गया 15, इस 2 को हमने भेजा डिवाइड में, 15/2, यानी कि 7.5 काम किया इन्होंने एक दिन में इन तीनों ने मिलके, ठीक है। अच्छा, होता यह है कि इस सब ने मिलकर 10 दिन काम किया, तो इन सब ने एक दिन में जो काम किया वो इतना है, तो 10 दिन में कितना काम करेंगे, तो 10 दिन का हमने जो काम निकाला वो आया 7.5 एक दिन का काम, मल्टीप्लाई बाई 10, यानी कि काम कर दिया 75, 75 काम किया 10 दिन में, ठीक है। 120 में से 75 काम हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क यानी जो बचा हुआ काम है वो कितना है, 25 और 20 45, यानी कि 45 काम बचा हुआ है अभी भी, जो होना बचा है, ठीक है। तो अब बी और सी ने तो काम करना छोड़ दिया है, तो ए काम को जो बचा हुआ काम है उसे कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। तो पहले हम निकालते हैं कि ए एक दिन में काम करता कितना है। देखिए, ए और बी सी तीनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं 7.5, इतना काम करते हैं, और बी और सी अकेले एक दिन में करते हैं 5 काम, यानी कि अगर बी सी का काम हटा दें यहाँ से, ये बी और सी का एक दिन का काम, तो ए का एक दिन का काम बच जाएगा। तो तीनों ने मिलकर किया 7.5, जिसमें से 5 काम तो अकेला बी और सी ने किया था एक दिन में, तो जो ए का काम आया वो कितना आया, वो आया हमारा तो टोटल 7.5 में से अगर इस 5 को हटा दे तो बचेगा 2.5, तो 2.5 ये वर्क किसका है, ए का है, ठीक है। तो ए एक दिन में करता है, तो ए का एक दिन में काम आया 2.5। अब एक दिन में 2.5 किया है, काम करना है 45, तो कितने दिन लगाएगा, तो डिवाइड कर देते हैं इसे 2.5 से, ठीक है। यहाँ डिवाइड दे देंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका डिवाइड देने के बाद 18 दिन, ठीक है। तो जो ए है वो जो बचा हुआ काम है उसे करने में 18 दिन लगेगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, ये भी कर लिया है, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए, बोट एंड स्ट्रीम का नाव और धारा वाला एक क्वेश्चन है। एक व्यक्ति है, एक नदी में धारा की दिशा में 15 किलोमीटर नाव चलाने में 3 घंटा 45 मिनट का समय लेता है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर अगर चल रहा है तो 2 घंटा 30 मिनट का समय लेता है। नदी की धारा की दिशा में बतानी है, सॉरी धारा की गति में बतानी है कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए, एक स्पीड होती है v प्लस यू, जहाँ आपको पता है कि v हम मानते हैं नाव की स्पीड को और u मानते हैं हम धारा की स्पीड को, ठीक है। और एक होगी यहाँ पे v माइनस यू स्पीड, ठीक है। स्पीड और स्पीड का फॉर्मूला हम सबको पता है कि जो स्पीड इक्वल टू होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बट्टा समय। तो देखिए, जब धारा की दिशा में, ठीक है, ये जो है ये स्पीड धारा की दिशा में, यह है विपरीत दिशा की स्पीड, तो v प्लस यू मतलब कि जब धारा की दिशा में जो जब नाव बह रही थी तो 15 किलोमीटर गए और समय लिया 3 घंटा 45 मिनट, 15 किलोमीटर गए हैं, ये हो गया, ये हो गई भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना है 3 घंटा 45 मिनट, तो 3 घंटे प्लस 45 मिनट, तो इसको भी घंटे में बदलते हैं, डिवाइड कर देंगे इसे 60 से, तो ये आएगा 15 तिया 45, 15 चौको 60, ठीक है। 4 तिया 12 तिया 15/4, 15/4 आएगा 15/4, तो 4 भेज देंगे ऊपर यहाँ ऐसे करके, 15 से 15 कट जाएगा, आएगा यहाँ पे 4, ठीक है। ऐसे वी माइनस यू बोला है, यानी कि जब विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर गया है 2 घंटा 30 मिनट में, 2 घंटे 30 मिनट का मतलब होता है 2.5, ठीक है, 2.5 घंटे। तो देखिए 5 गया था डिस्टेंस और 2.5 का इसने समय लिया था, पॉइंट हटा के यहाँ 0 बढ़ाया, 25 दूनी 50, ठीक है। तो सिंपल सा इक्वेशन बननी है v प्लस यू इक्वल टू 4 और v माइनस यू इक्वल टू 2, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व करनी है। अच्छा, अगर हमें निकालनी होगी नाव की गति तो हमें v निकालना पड़ेगा सिंपल, और अगर निकालनी है धारा की गति तो u निकालना है, ठीक है। अच्छा, क्या करना है, देखिए धारा की गति निकालनी है, मतलब हमें u निकालना है, तो हमें v को माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब हम दोनों इक्वेशन को अगर माइनस कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। मैथ्स वाले मेरी बात को बहुत आसानी से समझ रहे होंगे। तो v से v कट जाएगा और u जुड़ के 2u हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 4 में से 2 क्या 2, u की वैल्यू आएगी 2/2, मतलब कि 1 किलोमीटर पर घंटा आ गई यहाँ पे धारा की गति, ठीक है। तो धारा की गति आई 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखिए इसमें बोला है कि जो भाग का चिन्ह है वहाँ पे प्लस लगा दो,
जहाँ पे भाग लिखा होगा वहाँ पर आपने यूज़ करना है। अच्छा, पहले एक बार सब नोट कर लेते हैं। देखो भागा है तो इसकी जगह पे कोई और चिन्ह आ जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्लस की बात कर लेते हैं, इनटू की बात कर लेते हैं और माइनस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि भागा की जगह लगा दो आप। देखिए भागा की जगह लगा दो प्लस, और जोड़ का चिन्ह है उसकी जगह लगा दो गुणा, जोड़ का चिन्ह की जगह लगा दो गुणा, और गुणा का चिन्ह की जगह लगा दो माइनस, गुणा की जगह माइनस लगा देंगे, और घटाने का चिन्ह चाहे वहाँ लगा दो भागा, घटाने का चिन्ह चाहे है जहाँ वहाँ लगाओ भागा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, इसमें बारी बारी से रख के चेक करना है और फिर देखना है कि कौन सा वाला यहाँ पे सही है। ठीक है, अच्छा इसके ऑप्शन में एक जगह थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ आप मान के चलिए 16। ठीक है, यहाँ आप माने कि यहाँ पे दे रखा है हमें 16। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, मतलब कि क्या है, जहाँ भागा दे रखा होगा वहाँ आपने प्लस लिख देना है। ठीक है, इक्वेशन में इनटू की जगह माइनस, प्लस की जगह गुणा, ठीक है, और माइनस की जगह भाग का चिन्ह लगा देंगे। फिर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको आंसर बता दूँ, आंसर आएगा आपका डी वाला सही आ जाएगा। ठीक है, इसे आप इसके बाद आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न लिखा कि यहाँ पे 1550 रुपये हैं। ठीक है, इसको हमने आंशिक रूप से दो भागों में बांट दिया। एक को तो हमने 5% के ब्याज पर दिया, एक को हमने 8% के ब्याज पर, जो दूसरा धन था, उधार दे दिया, और 3 वर्ष के बाद हमारा जो कुल ब्याज निकला वो 300 रुपये निकल गए। ठीक है, तो हमें बताना है कि हमने 5% और 8% ब्याज पर जो धन दिया है उसका अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हम मान लेते हैं कि हमने जो एक तो हमने एक्स निकाल लिया, वहाँ से एक निकाल लिया वाई। ठीक है, एक्स और वाई दो अलग अलग पैसे हमने बांट दिए, और ये कौन से बांटे, जो 1550 रुपये थे। ठीक है, तो कुल मिला के 1550 बनेंगे एक्स और वाई। ठीक है, दो इसके हमने हिस्से कर दिए। अब देखिए, हाँ, अब देखिए पहले वाले को 5% पे दिया, तो 5% कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो कुल ब्याज मिलेगा 5 दिया 15%। ठीक है, तो एक में मिलेगा हमें एक्स का कितना प्रतिशत, 15%। ठीक है, 15% मिलेगा एक्स का। दूसरे में मिलेगा हमें 8%, ये भी 3 साल के लिए, तो 8 दिया 24% मिलेगा। ठीक है, तो 24% मिलेगा वाई पर। ठीक है, और कुल मिला के हमें कितना ब्याज मिल जाएगा, 300 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लें अगर हम, तो देखिए ये हो जाएगा 15x प्लस 24y, और जो उसका प्रतिशत था वो हमने भेज दिया यहाँ इंटू में 300 के साथ 100। ठीक है, अब देखिए 3 से सब डिवाइड होगा, 3 पंजे 15, 3 अठे 24, 3 से घटाइए 100। ठीक है, 100 और 2 जीरो उस 100 के आ गए। ठीक है, तो 5x 8y और इतना आ गया। अब हम इसको भी बदल लेते हैं। देखिए x को काटना है हमें, तो हम इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5x हो जाएगा, ये 5y हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 जीरो जीरो, 25 की 5 2, और 27 के साथ 2, 5 के 5 और 2 7, इतना आ गया। ठीक है, यहाँ ये बनी इक्वेशन, जो ये वाली इक्वेशन है ये बनी 5x प्लस 8y बराबर 1 2 तो 4, 4 जीरो 2 3 4 जीरो। ठीक है, अब इसे कर लेते हैं यहाँ से माइनस। ठीक है, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, ये कट गया आपस में, 5x प्लस का और 5x माइनस का। यहाँ पर आया माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 10,000 में से अगर 7,750 घटा देते हैं। ठीक है, तो 750 में 250 जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये तुम्हारा 8,000, और फिर 2,250, 2,250। ठीक है, माइनस का तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से काटा इसे तो 3 7 21, 3 बचे 15, 750। वाई की वैल्यू आ गई 750। ठीक है, तो 1550 टोटल पैसा था, उसमें से एक पैसा हमारा निकला 750। इसको माइनस करेंगे 0 0 8, 800 आ गया। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 800। ठीक है, तो ये बोल रहा था कि 5% और 8% पर जो दिया है पैसा उसका अनुपात क्या होगा। तो 5% पर हमने जो दिया था एक्स दिया था, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 800 आ रही है। ठीक है, तो 800 का अनुपात निकालना है जो हमने दूसरा जो धन दिया था। ठीक है, 8% पर वो कितना है, वाई, वाई कितना आया हमारा 750, तो यहाँ रख देंगे 750। इसको अगर रिड्यूस कर दें तो ये हो जाएगा अब 5 से 15 और 5 से 16, तो आंसर बनना है 16:15। ऑप्शन है कोई, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 16:15 इसका सही जवाब है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक टंकी में 1 घंटे में 10% भर जाती है और अगले घंटे में
8% पानी जो है खाली हो जाता है। फिर से दोहरा लिया जाता है, यही जो है भरना और खाली होना। तो अब जब टंकी है पानी से कितने प्रतिशत भर जाएगी, ठीक है। मान लेते हैं कि जो टंकी है उसके अंदर पूरा 100 पानी आता है, ठीक है, 100 पार्ट पानी आता है। तो पहले घंटे में क्या हुआ, जो पहले घंटे में जो हुआ कि पानी जो है, जो टंकी है 10% भर गई, यानी कि 100 का 10%, यानी कि 10 पार्ट भर गया, ठीक है। फिर दूसरे घंटे में क्या हुआ, अब 8% पानी खाली हो गया, यानी कि 10 तो पहले पूरा था ना, 10 का 8% निकाला, 10 का हमने निकाला 8%, यानी कि कितना हो जाएगा 10 का 8%, ये हो जाएगा आपका 0.8, ठीक है। 10 का 8% पानी खत्म हो गया, यानी कि 0.8 पानी निकल गया, तो बचा पानी कितना, ठीक है 0.8। तो अब जो 2 घंटे बाद टंकी में जो पानी बचा वो बचा 9.2, ठीक है। अब फिर से दोबारा दोहराया, तो अब फिर से जो 9.2 पानी पहले से है, देखिए अब जो टंकी में पानी कितना है 9.2 है। फिर से दोहराया, यानी कि फिर से हमने 10% पानी फिर भर गया, तो 100 का 10% आएगी 10 भाग फिर भरा, लेकिन पहले से 9.2 था और 10 भाग और आ गया है, टोटल हो गया ये 19.2 पार्ट, ठीक है। अब क्या हुआ कि 8% पानी फिर से गायब हो गया, तो 19.2 तो था पानी इसमें, इसका हमने 8% गायब कर दिया, खाली कर दिया। तो इसका 8% निकाल लेते हैं यहाँ से, ये आएगा 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 नम 72 73 की 3 हासिल 7, 8 के 8 और 7 15, ठीक है। और एक नंबर के बाद यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि 1.536 आएगा ये, ठीक है। 1.536 जो है ये इतना पार्ट पानी निकल गया। टोटल पानी था 9.2, ठीक है, तो 19.2 पानी था, जिसमें से 1.536 पानी निकल जाएगा। तो जो आपका आंसर बच रहेगा वो रहेगा 17.664, ठीक है। आप इसे माइनस करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, एक ही वाला क्वेश्चन रह गया था। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, ठीक है, इसका जो बेसिक जो मेथड था वो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए जब भी कोई दो गति से चलने वाली चीज़ें होंगी, ठीक है, जब वो एक दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी, इस तरह से चलेंगी, तो जो इनकी रिलेटिव टोटल नेट स्पीड जो निकलेगी, क्या उसमें क्या करेंगे हम, दोनों की जो डिस्टेंस होगी उसको हम यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे, दोनों मिलकर जो डिस्टेंस कवर कर देंगे ऊपर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा, दोनों की टोटल स्पीड को हम यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। दोनों की टोटल स्पीड को जोड़ देंगे तब उनका समय आ जाएगा। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बट्टे चाल, ठीक है। तो दूरी जो दोनों ने मिलकर तय करी है और दोनों की चाल का सम नीचे आ जाएगा, ठीक है। बात हो रही है यहाँ पर ट्रेन की, तो देखिए एक ट्रेन जो है 121 मीटर की है, 121 मीटर, दूसरी ट्रेन जो है वो है 99 मीटर की, ठीक है। अब जब देखिए मान लीजिए 121 मीटर वाली ट्रेन थी और ये 99 मीटर वाली ट्रेन है, जब ये दोनों इस तरफ चलेंगी, एक दूसरे की डायरेक्शन की तरफ चलेंगी, अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी, तो ये दोनों एक दूसरे की लंबाइयों को कवर करेंगी, ठीक है। ट्रेन जितनी उसकी खुद की लंबाई वो तो एक ये ट्रेन कवर करेगी, साथ में 99 मीटर वाली भी कवर करेगी, यानी कि दोनों ने मिल करके कितनी डिस्टेंस कवर करी, दोनों की जो मिल करके डिस्टेंस कवर होगी वो हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 220 मीटर, दोनों ने मिलकर तय की है, ठीक है। अब एक की स्पीड देखिए कितनी है, 40 किलोमीटर पर घंटा एक ट्रेन की स्पीड है, दूसरी की कितनी है 32 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। और दोनों जब चल रही हैं एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, दोनों की स्पीड आपस में जुड़ जाती हैं, तो उनकी जो टोटल यहाँ पर नेट स्पीड निकल के आई है, रिलेटिव स्पीड, वो कितनी आई यहाँ पे, एक की 40 है, एक की 32 है, लेकिन ये किलोमीटर पर घंटे में है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ मीटर में की बात हो रही है, तो इनको जोड़ेंगे आया 72 किलोमीटर पर घंटा, जैसे बोलते हैं मीटर पर सेकंड में, क्योंकि जो आंसर आ रहा है हमारा वो सेकंड में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो 72 किलोमीटर पर घंटा, तो इसको अगर हमें बदलना है किस में, मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से कर देंगे इसे मल्टीप्लाई, तो जो अब आंसर बनेगा वो बनेगा मीटर पर सेकंड में। 18 से काटा 72 को कटेगा 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आएगा 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ गई इनकी रिलेटिव स्पीड आ गई, ठीक है। हमें निकालना है समय कितना लेंगी, तो समय बराबर होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कवर की इन्होंने 220 मिल करके, और टाइम ले रही है ये, सॉरी स्पीड है इनकी यहाँ पर 20, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से कटा कितनी बार, 11 बार, तो ये आंसर बना 11 मीटर पर सेकेंड की, सॉरी 11 सेकेंड, 11 सेकेंड समय है ना, तो 11 सेकेंड में है जो ट्रेनें एक दूसरे को पार कर जाएंगी, ठीक है। तो जो आंसर ठीक है वो है ऑप्शन नंबर बी, 11 सेकेंड, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है
200 प्रति किलो दर वाली, ठीक है, यानी कि जो 1 किलो का प्राइस 200 रुपये है, ठीक है, 26 किलो चाय ले ली हमने, ठीक है। तो देखिए इसका भी 26 किलो चाय ले रखी है और रेट कितना है, 200 का रेट है, ठीक है। फिर आगे देखिए, और एक है 360 वाली, इसको हमने लिया 30 किलो, 360 रेट है इसका चाय का, इसको हमने ले लिया कितना, 30 किलो ले रखा है, 30 ही है ना, हाँ 30 किलो ले रखा है, ठीक है। और जब इनको मिलाया तो जो उसका रेट निकला, उसको बेच दिया 300 पर किलो के हिसाब से, 300 पर किलो के हिसाब से बेच दिया, जो मिला करके बेचा है, ठीक है। इसमें बाद में जाएंगे, पहले निकालते हैं कि अगर इनको ऐसे मिलाएंगे तो इनका जो 1 किलो का वेट है, सॉरी जो प्राइस है वो कितना बनेगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए, आपने ये करना है, जो ये वेट दिया होगा ना, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए ताकि ईजी हो जाए आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो अगर लेके आए तो 2 से डिवाइड देंगे 13 आएगा, 2 से डिवाइड देंगे 15 आएगा, और ज़्यादा छोटा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो 200 रुपये पर किलो है, 1 किलो का हमने यहाँ पे ले लिया कि 13 किलो ले रखी है। तो टोटल जो पैसा बनेगा यहाँ पर कितना बनेगा, 13 दूनी 26, 2600 बनेगा, ठीक है। प्लस यहाँ बनेगा 15 का मल्टीप्लाई ऐसे करके बनेगा 0, 90 की 0 अस्सी 9, 45 और 9 54, ठीक है। ये तो बन गया टोटल पैसा, ठीक है। कितने कितने किलो का टोटल, ये टोटल हो गई 15 किलो ये है, 13 किलो ये है, 28 किलो। तो इसको अगर 28 से डिवाइड दे देंगे, 1 किलो का प्राइस आ जाएगा। 1 किलो का प्राइस कितना आया देखिए, 2 0 है तो उनको ऐड करके 2 0 लिखा, 54 और 6 60 और 20 हो गया 80। तो इतना आ गया हमारा, ठीक है। ये आया 1 किलो का प्राइस, ठीक है, जितने की कॉस्ट हमें पड़ रही है इनको मिलाने पर, ठीक है। थोड़ा अगर इसको हम रिड्यूस कर दें तो 4 7 28, 4 से ये हो गया 2 1 2 3, ठीक है, 2000 बट्टा 7 आ गया, ठीक है। यानी कि एक पेज और लेते हैं, 2000 बट्टा 7, तो हमने इसकी कॉस्ट पड़ी, और बेच रहे हैं 300 रुपये पर किलो के हिसाब से, 2000 बट्टा 7 पर किलो का हमें कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है। देखिए अब निकालना है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है कि कुल लाभ प्रतिशत क्या हुआ है, ठीक है। तो देखिए लाभ प्रतिशत के लिए जरूरी नहीं कि हमें एग्जैक्ट प्राइस निकालना होता है, रेशियो से भी काम बन जाता है। तो इन दोनों का रेशियो निकाल के कर लेते हैं काम, ठीक है। ये CP हो रहा है हमारा, ये SP हो रहा है, ठीक है। तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 7 जो नीचे है इसको भेज देंगे 3 के साथ वहाँ, तो हो जाएगा 20, यहाँ बचेगा 20, 7 तियाँ 21, ठीक है। तो 20 रेशियो 21, यानी कि 20 की कॉस्ट 21 पर बेच दी। एक का फ़ायदा हुआ कितने पर, 20 पर, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो 20 पंजे 100, यानी कि 5% का हो जाएगा लाभ। ऑप्शन कौन सा मिलेगा हमें, तो ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन नंबर C, 5% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे सारे क्वेश्चन जो हमने थे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट तीसरे के सॉल्व कर लिए हैं। अभी जो मैथ्स वाले हमने क्वेश्चन किए, हाँ ये क्वेश्चन सबने नहीं करने हैं, और अभी सबके समझ में आएंगे भी नहीं। क्यों, क्योंकि भाई इसके लिए चाहिए एक लंबी प्रैक्टिस, जो आपने पहले से कभी की होगी, तभी इन प्रकार के क्वेश्चन को कर पाएंगे। अदरवाइज देखिए ऐसे जो क्वेश्चन होंगे, सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन होंगे जो ऐसे मैथ्स वाले रहेंगे टफ, ठीक है, हद से हद रहेंगे तो 8 क्वेश्चन रहेंगे मैक्सिमम। बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे 15 16 17 क्वेश्चन के आसपास जो क्वेश्चन रहेंगे, वो क्वेश्चन होंगे जो सब लोग कर सकते हैं, जो हमने शुरू शुरू में किए थे, ठीक है। तो भाई जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो इन 17 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, इन 8 क्वेश्चन के पीछे मत भागिए। इसको करने के चक्कर में आप अपने जो उत्तराखंड GS वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं, वहाँ जो नंबर ला सकते हैं, उनसे दूर होते जाएंगे, और ये भी नहीं ला पाएंगे, ठीक है। तो इनके पीछे पढ़िए वो लोग जो अभी अभी रीजनिंग वगैरह मैथ वगैरह सीख रहे हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं। यहाँ से 15 तो भाई लाने की कोशिश कीजिए ही कीजिए, इसके बिना काम चलेगा नहीं। और बाकी समय दीजिए अपना GS और UK वगैरह पर, और अपने जो CDP वाला जो पोर्शन है टीचिंग एप्टीट्यूड का, वहाँ दीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नए अगले प्रैक्टिस सेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगी हेल्पफुल है आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी इस वीडियो को ना भूलें। थैंक यू।